हेलो दोस्तों। आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जो लिटरली डेथ के साथ दोस्ती भी सिखाती है और उससे दुश्मनी भी, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। तो चलो सीधा चलते हैं 1969 में, जहां हम आइरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं। पॉल उसे ले जा रहा होता है एक स्पेशल सरप्राइज विजिट के लिए। वो उसे एक लोकेशन पर ले जाकर कार रोकता है और उसकी ब्लाइंड फोल्ड्स हटा देता है। जब आइरिस अपने सामने का व्यू देखती है तो वो बिल्कुल स्टन हो जाती है, क्योंकि पॉल उसे लेकर आया था स्काई व्यू रेस्टोरेंट, जो अभी तक का सबसे ऊंचा 494 फीट टाइल रेस्तरां था और उसकी ग्रैंड ओपनिंग आज के दिन ही होने वाली थी। यहाँ पॉल तो लिटरली ओवर एक्साइटेड होता है और आइरिस भी काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रही होती है। बस थोड़ी सी नर्वसनेस उसके चेहरे पे होती है। खैर, दोनों अंदर एंटर करते हैं और इसी वक्त हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो बाहर फाउंटेन में कॉइन्स डाल रहा होता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा न करे, क्योंकि ये बैड लक लाता है। वो बच्चा गार्ड की बात सुनता है और वहां से चला जाता है। फिर आइरिस और पॉल लिफ्ट के अंदर चढ़ते हैं, जो कि अब तक की सबसे टॉलेस्ट लिफ्ट है, केपेबल ऑफ हैंडलिंग 9000 टन का वेट। होटल का स्टाफ बहुत इंथुजियास्टिक होता है और लिफ्टमैन सब गेस्ट को वार्मली वेलकम करते हुए इस जगह के अमेजिंग फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा होता है। लिफ्टमैन प्राउडली ये भी बताता है कि ये रेस्टोरेंट अपने स्केड्यूल टाइम से 5 महीने पहले कंप्लीट हो गया था, जो थोड़ा सस्पिशियस लगता है और क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। सब गेस्ट एक्साइटेड हैं, खुश हैं, फुल ऑन एंजॉय कर रहे होते हैं। इवन वो छोटा बच्चा भी स्काई व्यू में ऊपर चला जाता है। तभी आइरिस को थोड़ा अनईजी फील होना स्टार्ट होता है। शी गेट्स एंग्शियस, जैसे उसे अपने आने वाले एंड का एहसास होने लगा हो। उसका दिल कह रहा था कि वो रुक जाए या वापस चली जाए। कुछ अलग ही इंट्यूशन फील हो रही थी। एनीवेज, अब लिफ्ट सभी लोगों को ऊपर ले जाती है और जब वो लोग टॉप फ्लोर के सेक्शन में पहुंचते हैं तो पॉल रिसेप्शन डेस्क पे जाकर अपनी रिजर्व टेबल के बारे में पूछता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि पॉल की टेबल रिजर्व हो ही नहीं पाई थी, जिसके बाद वो क्लियरली अपसेट हो जाता है। पॉल फिर आइरिस के पास वापस आता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और आइरिस को एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील हो रहा होता है, जैसे वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स। सो वो डायरेक्टली रेस्टरूम चली जाती है। इस वक्त अंदर म्यूजिक ऑन था, पार्टी चल रही थी, ड्रिंक्स फ्लो कर रही थी और इसी मोमेंट में एक बारटेंडर शैंपेन ओपन करता है और प्रेशर की वजह से उस बॉटल का कॉर्क ऊपर लगे हुए शैंडलियर से टकरा जाता है। वहां से एक शार्प पॉइंटेड पीस ब्रेक होकर नीचे गिरता है। सब गेस्ट डांस कर रहे होते हैं और स्काई व्यू रेस्टोरेंट का फ्लोर सेंट्रल एरिया में ग्लास मेड होता है। जो पीस शैंडलियर से गिरा था वो डायरेक्टली ग्लास फ्लोर पे लैंड करता है और ग्लास में एक नोटिसेबल क्रैक बन जाता है। अब नीचे हम देखते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल जॉइंट्स को, जो वाइब्रेट कर रहे थे ड्यू टू एक्सेस वेट। ये सीन क्लियरली प्रूव करता है कि कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर टाइम पे होती तो शायद स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग होता। 5 महीने पहले कंप्लीट करना एक डेंजरस शॉर्टकट था और यही था इस बिल्डिंग का वीकेस्ट पॉइंट। तभी आइरिस उस रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर रही एक सिंगर और उसके बेटे से मिलती है। सिंगर आइरिस से कैजुअली पूछती है, आर यू प्रेग्नेंट? आइरिस बताती है कि हाँ, 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन उसने ये बात अभी तक पॉल को नहीं बताई थी। मे बी शी वॉज स्केर्ड कि पॉल उसे छोड़ ना दे। ये रिवील करता है कि उसे वॉमिटिंग और अनईजी फील क्यों हो रहा था। वो लेडी उसे ब्लेसिंग देती है और फिर अपने बेटे के साथ एंजॉय करने लगती है। अब आइरिस वापस पॉल के पास आती है और वो उसे ओपन स्पेस में ले जाता है। बातें करते करते पॉल सडनली प्रपोज कर देता है। आइरिस बहुत खुश हो जाती है। फिर फाइनली आइरिस अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पॉल को बता देती है। लेकिन जैसा उसने सोचा था कि पॉल गुस्सा करेगा, वैसे कुछ भी नहीं होता। पॉल खुशी से फूल जाता है और उसे एक रिंग पहनाता है, जो थोड़ी टाइट फील होती है। लेकिन आइरिस कहती है, ये परफेक्ट है। अब हम वापस उसी छोटे बच्चे को देखते हैं, जो कॉइन्स फाउंटेन में डाल रहा होता है। उसको एक गार्ड फिर से रोकता है कि ऐसा मत करो। गार्ड वार्निंग देता है कि अगर कोई कॉइन ऊपर से किसी पे गिर गया तो वो बिल्कुल बुलेट जैसा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन बच्चा गार्ड की बात इग्नोर करता है और कॉइन्स डालना जारी रखता है। कॉइन्स हवा के प्रेशर से वेंटिलेशन डक्ट्स में चले जाते हैं और एक फैन में फंस जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ ये कॉइन स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, यहाँ आइरिस और पॉल डांस कर रहे होते हैं और ग्लास फ्लोर का क्रैक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा होता है। दूसरी तरफ वो कॉइन फैन से निकलकर एक पाइप में लग के दूर तक उछल जाता है और वहां से एक फ्लैमेबल गैस भी लीक हो रही होती है। यहाँ आइरिस और पॉल खुश होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं कि उनके आसपास डेंजर कितना बढ़ रहा है। खैर, तभी आइरिस को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो थोड़ा पीछे हटने लगती है और अपने आप को ग्लास फ्लोर के डेंजरस क्रैक से दूर करती है। और जैसे ही वो मूव करती है, ग्लास सीलिंग टूट जाती है, जहां से लोगों का एक बड़ा ग्रुप नीचे 494 फीट की ऊंचाई से गिरने लगता है। आइरिस पॉल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है और ग्लास टूटने के साथ साथ आइरिस के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। खैर, दूसरी तरफ नीचे बिल्डिंग के जॉइंट्स टूट जाते हैं और केओस क्रिएट हो जाता है।
एक लेडी आग में जल रही होती है, भाग रही होती है, लेकिन गैस लीक हुई होने की वजह से वहां एक वैन के पास आकर आग और ज्यादा फैल जाती है। खैर आइरिस समहाउ अपनी जान बचाती है और सिंगर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखती है। सिंगर अपने बेटे को एक बॉक्स में रखकर प्रोटेक्ट करती है बिफोर खुद जलकर खत्म हो जाती है। जब पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी होती है, ग्लास सेक्शन भी टूट चुका होता है और बिल्डिंग जॉइंट्स फेल हो चुके होते हैं, तब वहां से बिल्डिंग बेंड होकर गिर जाती है। बहुत सारे लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन विंडो ग्लास की वजह से कुछ लोग बच जाते हैं। लेकिन वो सिक्का जो कि झूमर पे गिरा था अब नीचे गिरता है। नीचे पियानो के पास गिरता है जो बीच में था और पियानो साइड में मूव हो जाता है। फिर वो पियानो ग्लास विंडो से टकराता है जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोग लिफ्ट से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट हैवी वेट को सह नहीं पाती और टूट जाती है। इस वजह से कई लोग पिसकर मर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट भी जो लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो कट होकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग सीढ़ियां लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीढ़ियां भी आधी टूट जाती हैं, जिसमें जो लोग थे वो भी मर जाते हैं। बस वो कॉइन डालने वाला बच्चा ही बच जाता है, जो नीचे आकर खुश होता है कि वो बच गया। लेकिन उस पे पियानो गिर जाता है और उसे परमानेंटली साइलेंस कर देता है। और फाइनली वो सिक्का जो स्टार्टिंग से उस फाउंटेन में डाल रहा था वो वापस फाउंटेन में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ आइरिस ही बची थी जिसे सिंगर का बेटा मिलता है और वो दोनों मिलकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों फिसल कर लटक जाते हैं और आइरिस की फिंगर में पॉल की दी हुई रिंग फंस जाती है जिसमें उसकी स्किन भी उखड़ जाती है और दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। ये थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन। मेरे हिसाब से तो स्टार्ट ही इतना इंटेंस था कि बंदा शॉक में आ जाए। आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। अब प्रेजेंट डे में हम मिलते हैं स्टेफनी से, एक यंग लड़की जो बार बार एक हॉरिफाइंग डिजास्टर के नाइटमेयर देख रही होती है। ये नाइटमेयर्स आइरिस से लिंक्ड होते हैं। वो इतनी डिस्टर्ब्ड रहती है कि नॉर्मल लाइफ मुश्किल हो जाती है। अब वो अपनी एक फ्रेंड से बात करती है और बताती है कि आइरिस असल में उसकी नानी है, जिससे वो कभी मिली भी नहीं। फिर भी वो उसके सपनों में क्यों आती है? वो एक्सीडेंट क्या था? उस दिन क्या हुआ था? स्टेफनी का माइंड इन सवालों से भर जाता है। आंसर्स ढूंढने के लिए वो अपने घर जाती है जहां उसके फादर और भाई चार्ली रहते हैं। उसकी माँ यानी आइरिस की बेटी डार्लिन उसे छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। स्टेफानी अपने फादर से आइरिस के बारे में पूछती है, लेकिन उनके पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं होता। फिर वो अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा हावर्ड के घर जाती है और वहां अपने कजिन से भी मिलती है। अपने मामा से वो डायरेक्टली बात करती है आइरिस और उनसे पुराने हादसे के बारे में सवाल करती है, लेकिन हावर्ड कह देता है कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। तो फिर स्टार्टिंग में जो हमने देखा था वो क्या था? हावर्ड का कहना होता है कि आइरिस तो पागल हो गई थी। उसने खुद को और दूसरों को कैद करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया गया। फिर भी वो रुकी नहीं, वियर्ड लेटर्स और डिस्टर्बिंग फोटोज भेजना जारी रखा। आखिर में सबने उससे कांटेक्ट तोड़ दिया। हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। हावर्ड क्लियरली स्टेफनी को वार्न करता है कि वो आइरिस से दूर रहे, लेकिन स्टेफनी के दिमाग में अब भी हजारों क्वेश्चंस होते हैं। तो वो उन लेटर्स में दिए एड्रेस से आइरिस के पास जाती है। आइरिस एक आइसोलेटेड बंकर जैसी जगह पर रहती होती है, कैमरा से दरवाजों पर नजर रखती है। जब स्टेफनी वहां पहुंचती है तो वो उसे बिना फोन और कीज के अंदर बुलाती है, और इसका सिर्फ एक ही रीजन था, फाइनल डेस्टिनेशन वाली कर्स डेथ्स। स्टेफनी उसे अपने बारे में बताती है। आइरिस फिर रिवील करती है कि स्टेफनी के जो ड्रीम्स हैं वो असल में उसके ही प्रेमोनिशंस हैं, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और डेथ के रूल के हिसाब से वो लोग जो बच गए थे उनका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं था। तो अब डेथ एक एक करके उन सबको क्लेम कर रही है। आइरिस ने सालों तक रिसर्च करके एक कंप्लीट बुक लिखी थी, जिसमें ये लिखा था कि डेथ कैसे काम करती है और कैसे वो आइरिस की पूरी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहती है। क्योंकि आइरिस ने डेथ को चीट किया था, शायद वो दिन सिर्फ आइरिस के बचने के लिए था, क्योंकि प्रेमोनिशन सिर्फ उसी को मिला था। स्टेफनी ये सब सुनकर बहुत अपसेट होती है और वहां से निकलने लगती है। आइरिस उसे अपनी वो बुक देना चाहती थी ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को बचा सके, लेकिन स्टेफनी बंकर से निकल जाती है। आइरिस समझ जाती है कि उसका बाहर निकलना उसकी मौत बनेगा, लेकिन उसको बिलीव करवाने के लिए वो खुद बाहर जाती है और बिल्कुल वैसे ही सब होता है जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था। वो मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आइरिस का फ्यूनरल। डार्लिन भी वापस आ चुकी होती है, लेकिन स्टेफनी खुश नहीं होती उसे देखकर, क्योंकि उसकी माँ उसे उसके बचपन में ही छोड़ गई थी। लेकिन अब यह रिवील होता है कि वो बंदा असल में उस सिंगर का बेटा है जो उस दिन स्काई व्यू पर समहाउ बच गया था। जी हाँ, उसके बाद उसने आइरिस को ढूंढा, उससे मिला और दोनों ने मिलकर रिसर्च की। लेकिन टाइम के साथ दोनों को कैंसर हो गया। वो आगे बताता है कि डेथ से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो किसी और को मार दो जिससे उसकी लाइफ तुम्हें मिल जाए, या फिर खुद अपनी लाइफ खत्म कर दो। और ये काम एक लड़की ऑलरेडी कर चुकी थी जो मर गई थी।
लेकिन बाद में मेडिकल हेल्प से रिवाइव कर ली गई। इस वजह से डेथ का साइकिल ब्रेक हो गया था, क्योंकि उसको लगा कि उसने अपना टारगेट क्लेम कर लिया। जेबी कहता है कि अब उसे भी कैंसर है और वो अपना लास्ट टाइम पीसफुली स्पेंड करना चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। स्टेफनी डीपली सोचने लगती है कि अब क्या करना होगा। वहीं एरिक बॉबी को अपने साथ ले जाता है। एरिक बताता है कि उसे पीनट एलर्जी है, अगर वो पीनट खा लेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर उसे लास्ट मोमेंट पर बचा लिया गया तो साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ये लोग पीनट बिस्किट्स लेते हैं, लेकिन वो वेंडिंग मशीन में अटक जाता है। गुस्से में एरिक मशीन पे पंच मारता है, जिससे ग्लास ब्रेक हो जाता है। वो मशीन को टिल्ट करता है और बिस्किट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्प्रिंग बाहर निकल आती है। दोनों एमआरआई रूम में जाते हैं, जहाँ मशीन के ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस हो जाता है। एरिक के बॉडी पियर्सिंग्स अट्रैक्ट होने लगते हैं। पीछे रखी चेयर भी खींचती है और वो उसके साथ क्रश हो जाता है। अब यहाँ लॉजिक मत लगाओ कि ऐसा कैसे हो गया। इट्स अ मूवी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, बॉबी अभी अलाइव था, लेकिन जैसे ही नर्स डोर ओपन करती है, वो स्प्रिंग डायरेक्टली एमआरआई मशीन पे जाकर बॉबी के हेड को हिट करती है। उसका सर चीर जाता है और वो भी खत्म हो जाता है। मतलब डेथ ने फिर से अपने टारगेट्स क्लेम कर लिए। स्टेफनी नाउ टोटली स्ट्रेस्ड आउट थी, क्योंकि जब भी वो डेथ को चीट करने की कोशिश करते हैं, चीजें और वर्स हो जाती हैं। डार्लिन और चार्ली के साथ वो डिस्कस करती है, जहां डार्लिन कहती है कि वो आइरिस के कैबिन में शिफ्ट हो जाएगी, जहां आइरिस डेकेड्स तक सेफ थी, लेकिन वो दोनों भी उसके साथ जाते हैं। उनके डिपार्चर के बाद एक कॉइन दिखाया जाता है जो ग्राउंड पे गिर गया था। एक लेडी उससे उठा लेती है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जो लोग पहले मरने वाले थे 1969 के स्काईव्यू एक्सीडेंट में, वो बच गए थे। उन्होंने फैमिलीज बनाई और अब डेथ उन सबको एक एक करके एलिमिनेट कर रही है। जब तक सब खत्म नहीं हो जाते, डेथ रुकेगी नहीं। सोचो, अगर ऐसा ट्विस्ट हो कि ये सब किसी रिचुअल या डीमन की वजह से हो रहा हो, तो स्टोरी और भी वाइल्ड हो सकती है। एनीवेज, कैबिन लॉक था, तो स्टेफनी मेन एंट्रेंस तोड़कर एंटर करती है, जिससे इलेक्ट्रिक केबल डिस्टर्ब होती है, स्पार्क्स निकलने लगते हैं। उसका सीट बेल्ट अटक जाता है और वो डार्लिंग से कहती है कि वो अंदर चली जाए ताकि उसकी सेफ्टी हो जाए, बट एक पिन टूटकर सिलेंडर ऑन कर देती है और स्पार्क से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के इम्पैक्ट से ट्रक पानी में गिरता है, जहाँ स्टेफनी डूबने लगती है। उस मोमेंट पर डार्लिन पर एक पिलर गिर जाता है और वो मर जाती है। चार्ली स्टेफनी को रेस्क्यू करता है। वो बेहोश होती है, लेकिन चार्ली उसे सीपीआर देकर रिवाइव करता है। उसका कहना है कि स्टेफनी टेक्निकली डेड थी, सो अब वो जिंदा है। साइकिल ब्रेक हो गया, लेकिन दोनों ही अपनी माँ डार्लिन के लॉस से हार्ट ब्रोकन होते हैं। अगले सीन में चार्ली अपनी डेट के घर जाता है। स्टेफनी भी उसके साथ होती है। जो कैबिन दिखाया गया था वो एक्चुअली डार्लिन की आरवी थी, जहाँ सीट बेल्ट इश्यू हुआ था। चार्ली ने बेल्ट हटाकर स्टेफनी को बचाया, उसे सीपीआर दिया, डेथ को फिर से चीट कर लिया। फिर एक लेडी ग्रोसरी ले रही होती है और वो कॉइन स्लिप होकर रेलवे ट्रैक में फंस जाता है। एक अलार्मिंग चीज, सीन में स्टेफनी और चार्ली को एक डॉक्टर मिलता है जो बताता है कि स्टेफनी सिर्फ बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। यानी साइकिल अभी भी एक्टिव है। डेथ अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। डेथ का मतलब होता है कि दिल की धड़कन रुक जाए, सांस बंद हो जाए और फिर किसी मेडिकल हेल्प से रिवाइव किया जाए। तब समझा जाता है कि रियल डेथ हुई थी, लेकिन स्टेफनी तकनीकी रूप से नहीं मरी थी, इसलिए साइकिल ब्रेक नहीं हुआ। ट्रेन ट्रैक पे फंसा हुआ सिक्का फाइनली अपना इम्पैक्ट दिखाता है। ट्रेन डिरेल होकर रोड पे आ जाती है। स्टेफनी और चार्ली भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बच गए, लेकिन सडनली ट्रेन के ऊपर रखे बड़े लकड़ी के लट्ठे नीचे गिर जाते हैं और दोनों को क्रश कर देते हैं। बहुत ब्रूटल डेथ होती है। लिटरली दोनों लकड़ी के लॉग्स के नीचे आकर खत्म हो जाते हैं। और फाइनली कर्स और डेथ का साइकिल कंटिन्यू दिखाया जाता है। एंडिंग में न्यूज़पेपर कटिंग्स शो की जाती है, जिसमें फैमिलीज एक एक करके खत्म हो रही होती हैं। एंड दैट्स हाउ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स एंड्स। तो दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की कहानी मेरी जुबानी। उम्मीद है कि अब आपको पूरी टाइमलाइन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कैसे एक कर्स डेथ की फॉर्म में स्टार्ट हुआ, आइरिस के विजन से कैसे सब बचाए गए और कैसे डेथ इन सबको एंड तक चेज करती रही। अगर आपको ऐसे थ्रिलिंग ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ फ्रॉम डेथ।